हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम करेंगे अपना NCF 2005 का पार्ट 8। ठीक है, टोटल जो सीरीज चल रही है उसमें ये 8वां पार्ट है। 7 पार्ट्स जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल की प्लेलिस्ट में। NCF स्पेशल देख लेना आप, ठीक है। मतलब वो 7 पार्ट्स तो काफी इंपॉर्टेंट थे, उनमें बहुत सारी चीजें हैं। और आज जो है हम चैप्टर 3 का, ये पार्ट 3 है। चैप्टर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो आपकी 6th और 7th पार्ट होगा NCF का। और इसमें हम देखेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन को, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो मैंने स्लाइड्स तो नहीं बनाई है, बट मैं आपको वर्बली उनको बता दूंगी। ठीक है, मौखिक रूप से आपको बता दूंगी उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, मैंने इसमें जो है, क्योंकि NCF बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने की कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो छूटे ना आपके, और मतलब आप कर लें उनको। ओके, आपने अगर NCF ना भी पढ़ा हो तो आपको कम से कम एक आइडिया रहे कि हाँ ये चीजें हैं NCF में। स्पेशली फॉर दोज जिनके पास टाइम नहीं है ना, आपके पास कोई टाइम नहीं है, मान लीजिए NCF पूरा पढ़ने का। वैसे पढ़ लीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार जरूर पढ़ें। अगर फिर भी टाइम नहीं है तो आप वीडियोस को देख के हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वही है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, पर इतना डीप में नहीं है इसमें। मतलब NCF में बात करें तो इन्होंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है। वैसे नेशनल फोकस ग्रुप का असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का अलग से एक है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं जो CDP की सीरीज है उसमें जब असेसमेंट इवैल्यूएशन कराऊंगी आपको, तो ये चीजें भी आपको करा दूंगी। ठीक है, लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि NCF क्या कहता है असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में। देखिए, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत ही इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब उसमें इवैल्यूएशन का या फिर हम एग्जाम का कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन ये जो एग्जाम है ये बच्चों से जब जुड़ता है तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ठीक है, यानी कि दुश्चिंता, और कह सकते हैं स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, मतलब देख लेना है ना स्ट्रेस को क्या बोलेंगे। स्ट्रेस और एग्जाइटी ये दो चीज है जिनसे रिलेटेड होता है बच्चों के मन में। जो है जैसे एग्जाम का नाम आता है तो मतलब वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भर जाते हैं, है ना। तो मतलब बात ये है कि एग्जाम का नाम सुनते ही आखिर ये चीजें क्यों आती है, क्यों हमें इस एजुकेशन सिस्टम में, इस एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत पड़ी। जब NCF ये डॉक्यूमेंट लेकर आया तो NCF ने क्या कहा कि आपको क्या बदलाव करने चाहिए, वो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट बात करता है उसके बारे में। तो ये कहता है कि जितना भी हमारा एक गुड इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए, ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं इसका अभिन्न अंग होना चाहिए। किसका? हमारे लर्निंग प्रोसेस का। हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जिसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बोलते हैं, उसका ये एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ना कि एक अलग से ऐसा सिस्टम जो बच्चों को डराने का काम करे। ठीक है, और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो फीडबैक प्रोवाइड करे बच्चों को। ठीक है, वो ये प्रोवाइड करे कि हाँ भाई आपने ये चीजें की हैं, आपने इतना सीखा है, आप और बेहतर सीख भी सकते हैं अगर आप ये करेंगे। ठीक है, जब हम देखिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन, यहाँ पर दो टर्म है। तो असेसमेंट का जब हम मतलब असेसमेंट की बात करते हैं तो हम ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं ना। जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, सपोज आपके पास क्लास 2 है या कोई भी क्लास है, तो उस क्लास में जो है साल के अंत तक जो है बीच में जो आपने प्रोसेस किया ना, जो आप यूनिट टेस्ट लेते रहे या फिर आप जो भी प्रक्रियाएं दोहराते रहे, बच्चों के साथ ऑब्जर्वेशन करते रहे, उनकी एक्टिविटीज कराते रहे, आप नोटबुक में काम कराते रहे, आप सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज कराते रहे, वो सब जो है असेसमेंट का पार्ट होता है, जहां पे आपके पास मौका होता है कि आप उस चीज में सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, जिसको हम मूल्यांकन बोलते हैं, तो इवैल्यूएशन का मतलब हो जाता है कि आप एट द एंड ऑफ द टर्म या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर के, उस साल के अंत में जब आप बच्चों को एक तरह से जज करते हैं, आप जज करते हैं बच्चों को, तो वो आप इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, कि ठीक है इस बच्चे ने A+ ग्रेड लिया, ठीक है, इस बच्चे ने B ग्रेड लिया। ठीक है, आप फिर उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब जो हमारी रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, व्यापक होती है और लगातार चलने वाली चीजें है ना, उसमें हम हर चीज का एनालिसिस करते हैं। तो ये इवैल्यूएशन होता है जिसमें फिर आपके पास स्कोप नहीं होता कि आप अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को फिर से ठीक कर पाए। आप इसके पहले ही असेसमेंट में वो चीजें कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडर टर्म है इवैल्यूएशन, मतलब ये दोनों जो है बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और बेसिकली ये फीडबैक जो ये है ना फीडबैक, इसको याद कर लीजिए, इसको शायद प्रतिपुष्टि बोलते हैं हिंदी में। फीडबैक जो है, इस टर्म को याद कर लीजिए। हमें एक पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई बच्चे को आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है, आपको हमेशा उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है। अगर बच्चे में कोई कमी भी है तो उसको पॉजिटिव बना के ही दिखाओ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपने ये नहीं किया, अब आप आगे कर लेना इसको। मतलब आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि बच्चे में सुधार हो सकता है हमेशा। ठीक है, उसको ये नहीं जताना है कि नहीं आप कर ही नहीं सकते हो।
फिर जो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की बात करी, तनाव और दुश्चिंता की बात करी, कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम हमेशा ऐसा रहा है कि हमारा एग्जाम सेंटर्ड रहा है हमेशा से। अब चीजें बदल गई हैं और अब जो है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की एजुकेशन की बात की जाती है। ठीक है, तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन को ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया है कि ये इसका जस्ट होता है एक तरह से। ओके, देखो आज हम इसमें सिर्फ वो पढ़ेंगे जो एनसीएफ कहता है, ठीक है, जो एनसीएफ ने थोड़ा सा दिया हुआ वो देंगे। वैसे असेसमेंट और इवैल्यूएशन अगर सीडी का पार्ट बताऊं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी इस सीरीज में सिर्फ एनसीएफ को कवर कर रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो पर्पज क्या होता है असेसमेंट का, ये भी एनसीएफ ने दिखाया हुआ है कि भाई क्या पर्पज है, हम क्यों करना चाहते हैं असेसमेंट। ठीक है, एजुकेशन इज कंसर्न विद प्रिपेयरिंग सिटीजन्स फॉर ए मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ। दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन। ये जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये एम ऑफ एजुकेशन है कि हमें ऐसे सिटीजन्स बनाना है जो एक मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव लाइफ के लिए, मतलब उनको एक सिटीजन प्रिपेयर करने हैं हमें, जो अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे पाए, ठीक है, और जो अपनी जीवन को जो है उत्पादक बना पाए। तो ये बेसिकली एजुकेशन का एम है। अब इवैल्यूएशन जो है शुड बी अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिबल फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग सच एन एजुकेशन। ठीक है, और इस तरह की शिक्षा हमें किसके थ्रू, ये इवैल्यूएशन जो है इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें फीडबैक देता है, जो हमें प्रतिक्रिया देता है कि हाँ भाई ये जो एम है हमारा एजुकेशन का, इसको हम किस तरह से पा सकते हैं, ठीक है, या फिर कितना हम इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं या कितनी हमें और आवश्यकता है। तो ये कहता है मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, ये एजुकेशन का एम पूरा करने का एक जरिया है इवैल्यूएशन सिस्टम। एजुकेशन अपने आप में, एम्स ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, उसका पार्ट है इवैल्यूएशन जो हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है कि हम कहां तक कामयाब हुए हैं इन एम्स ऑफ एजुकेशन को ग्रहण करने में। अब देखो असेसमेंट प्रोसेस जो है ये बहुत ही निर्भर करता है टीचर पर भी कि टीचर किस तरह से असेसमेंट कैरी आउट करता है क्लास में। ठीक है, देखो वैसे तो इवैल्यूएशन असेसमेंट को हम बहुत ही छोटे मीनिंग के रूप में समझते हैं कि ठीक है भाई जितना बच्चे ने लर्न कर लिया है वो उसका साल में रिपोर्ट कार्ड आ जाता है। मतलब ये अभी भी आम धारणा है, माता पिता की कह लीजिए या फिर टीचर्स की भी बहुत सारी आम धारणा होती है कि जो बच्चे ज्यादा नंबर लेके आते हैं वो होशियार है, इंटेलिजेंट है। पहली चीज तो आपको अपने मन से यही चीज हटा देनी है कि ये रैंकिंग जो है ना हम पहले से करके बैठते हैं जो मन में कि जो अच्छे नंबर लेके आएगा वही अच्छा बच्चा है, ये हटा देनी है पहली चीज। दूसरी चीज ये कहता है कि टीचर को जो है पहले से प्रिपेयर होना है। एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की लाइफ में, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहले से ही टीचर को जो है अपने रिसोर्सेज तैयार रखने चाहिए, उसको ऐसी टेक्निक सोच के रखनी चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन अपने डेवलप करने चाहिए, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव सिखाने के हैं वो पहले ही कर लेने चाहिए, मतलब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। मतलब टीचर शुड बी प्रिपेयर्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद हम बच्चे को जज करने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम सिर्फ जजमेंटल होंगे हर चीज में, हमें हर जगह पर उसको जज नहीं करना है कि ठीक है ये एक्टिविटी नहीं की, ये तो नालायक है। इस तरह से हम जज नहीं करेंगे बच्चों को, बल्कि हम अपना एक माइंड सेट जो है वो इस तरह से रखेंगे कि हमें उसे पॉजिटिव फीडबैक देना है। भले ही बच्चा गलती कर रहा है, जो भी कर रहा है आपको करने देना है और उसको एक पॉजिटिव फीडबैक देना है। ठीक है, द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है भाई, असेसमेंट का पर्पज क्या होता है कि हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें सुधार ला पाए। ठीक है, एंड मटेरियल्स टू बी एबल टू रिव्यू द ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखने की जरूरत है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स अपने माइंड में सेट किए थे क्या वो पूरे हो पा रहे हैं, क्या वो हम पहचान पा रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, और मतलब उन उद्देश्यों की समीक्षा करने में सक्षम होना है जो अलग अलग स्कूल चरणों के लिए पहचाने गए हैं, जिससे कि शिक्षार्थी की क्षमताओं का विकास हो। मतलब असेसमेंट का ही पार्ट है ये कि आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन उद्देश्यों को समझने की जरूरत है, उनकी समीक्षा करने की जरूरत है जो हमने अलग अलग मतलब उस चरणों के लिए अपने संभाल कर रखे कि हाँ भाई ये हमें इसमें चाहिए है, ये हमें इसमें पूरा करना है, इसको हमें ऐसे पूरा करना है। तो वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो शुड नॉट एनकरेज कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन कैन इंजेक्ट देम विद फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी। देखो ये कहने का क्या मतलब है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है ना वो बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन जो है नहीं लानी चाहिए। आपको अगर पता हो तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम जब आया था, ग्रेडिंग सिस्टम ये सोचकर आया था कि हम इसके थ्रू जो है बच्चों में जो ये सेग्रीगेशन और रैंकिंग होती है ना इसको कम कर पाएंगे। पहले हम जब पढ़ते थे तो होता था कि फर्स्ट आ जाता था, सेकंड और थर्ड, और एक छोटी सी रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने होती थी, 100 में से इसमें इतने नंबर, 100 में से इतने नंबर। लेकिन अब वो चीजें बदल गई हैं। अब आपकी रिपोर्ट कार्ड भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ आपके मार्क्स स्टेटमेंट ही नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम आया ही इसलिए था कि भाई हम रैंकिंग नहीं करेंगे बच्चों की, हम ना ग्रेड्स देंगे। अब पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर है, किसके सबसे कम नंबर है, ये पता नहीं चलेगा। रैंकिंग अपने आप थोड़ी कम होगी, इवन पेरेंट्स भी कम
कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। खैर वो अलग चीज है कि स्कूल अपने पार्ट्स पर नंबर भी बता देते हैं, जो भी है, ठीक है। क्योंकि जो रैंकिंग होती है ना, इससे बच्चे के अंदर इंफीरियोरिटी की फीलिंग आ जाती है, उनके अंदर ऐसा लगता है कि भाई वो हीन है या फिर उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, वो बेकार है। तो इस तरह की धारणाएं जो है बच्चों के मन में आने लगती है। इसलिए ये चीजें भी हमें नहीं करनी है, ठीक है। मतलब हमारा पर्पज ये नहीं है असेसमेंट का कि हम बच्चों को डायरेक्ट जजमेंटल होकर जज करेंगे, ठीक है। असेसमेंट का प्रोसेस ये है कि बच्चों में हमें सुधार लाना है, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें जिक्र किया गया है इस चैप्टर में, वो है रेमिडिएशन, यानी कि उपचार की बात करते हैं, ठीक है। रेमिडियल टीचिंग भी आप इसको कह सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण भी बोल सकते हैं इसको। और इसी में एक पार्ट भी आता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग भी आती है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे क्या है। तो देखो इसके बारे में क्या कहता है एनसीएफ कि इट नीड्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक और स्पेशल प्रोग्राम्स दैट इनेबल चिल्ड्रन हु आर हैविंग ए प्रॉब्लम विद लिटरेसी, रीडिंग और न्यूमरेसी। देखो जब हम रेमिडिएशन कहते हैं ना, देखो दिल्ली गवर्नमेंट में एक मिशन बुनियाद चलता है, ठीक है, मिशन बुनियाद। उसमें हम क्या करते हैं कि जो बच्चे हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको पढ़ाना है पहले, भले वो कक्षा 5 का बच्चा है, भले वो कक्षा 6 का बच्चा है। अगर उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो आप उसको पहले थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस दो इस चीजों की, मतलब स्पेशल अटेंशन दो, ठीक है। यानी कि उसमें लिटरेसी स्किल्स होनी चाहिए। भाई जब भले ही बच्चा 8वीं तक चला गया, जब वो पढ़ लिख ही नहीं पा रहा है तो क्या फायदा है उस बच्चे का 8वीं तक जाने का, ठीक है। अब बात है रीडिंग, तो रीडिंग इसी से रिलेटेड है। उसके बाद न्यूमरेसी में हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स के, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बच्चों को आने चाहिए, ठीक है। तो मतलब रेमिडिएशन आपको वहीं उन्हीं एरियाज में करनी है जहां पर इन चीजों की जरूरत होती है। ऐसे कहा है ना कि आपको रेस्ट्रिक्ट करना है स्पेशल और स्पेशल प्रोग्राम्स तक, ठीक है। ये नहीं है कि आप हर जगह रेमेडियल चलाएंगे। मतलब ये बात कहने की बात है कि हर बच्चे को आप इस तरह से क्लास में मत दिखाइएगा कि इसको कुछ नहीं आता इसकी फिर से रेमेडियल टीचिंग होगी, इसको भी कुछ नहीं आता इसकी फिर से रेमेडियल टीचिंग होगी। तो हमें कोशिश ये करनी कि बहुत स्पेसिफिक रखें उस चीज को, ठीक है। उसके बाद टीचर्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टेस्टिंग दैट कैन बी असिस्टेंस इन रेमिडिएशन एफर्ट्स। अब आपको सभी को पता है कि हम जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं वो हम रेमिडिएशन के लिए करते हैं। हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद हमारी जो है हमें लगा कि भाई ठीक है फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने किया लेकिन हमें कमी नजर आई तो हम उसमें सुधार चाहते हैं। सुधार के लिए हमें पहले डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आपने कर ली कि कहाँ कमियां रही, कैसे कमियां रही, उसके बाद आप रेमिडियल टीचिंग करेंगे, ठीक है। कि हाँ भाई अब हमें एक्चुअल में टीचिंग करनी है रेमेडियल, कि अब हमें सुधार के लिए ये टीचिंग करनी है। तो दिस इज अबाउट द रेमिडिएशन एफर्ट्स। अब उपचारात्मक काम की शुरुआत उन चीजों से होगी जो बच्चों को पहले से आती है। आप डायरेक्ट रेमेडियल अपने अकॉर्डिंग मत शुरू कीजिए कि मुझे सिखाना है, मुझे सिखाना है। आप पहले ये सोचिए कि बच्चा किस लेवल पर है, वो जिस भी लेवल पर है उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो बच्चे को पहले से क्या आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उन चीजों तक जाएगी जिन्हें बच्चों को सीखने की जरूरत है, ठीक है। ये नहीं कि मैं टीचर हूं तो मेरे को लगता है कि यही सीखना चाहिए बच्चों को, नहीं। आपको पहले बच्चे को देखना है कि उसने क्या क्या सीख लिया है और कहाँ लूप होल्स है, कहाँ तक उस बच्चे को सीखने की जरूरत है। इस विचार को ध्यान में रखकर जो है आप रेमिडिएशन करेंगे। अब देखो एनसीएफ कुछ 2-4 चीजें बोलता है कि क्या इवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। ये चीजें इवैल्यूएशन नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात है कि बच्चे को जो है थ्रेट के एनवायरनमेंट में, यानी कि डर के माहौल में उसको नहीं पढ़ाना है। अगर आप इस माहौल में आप इवैल्यूएट करते हैं तो ये इवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है कि बच्चों को लेबल नहीं करना है कि ये तो स्लो लर्नर है, ठीक है। आप क्लास में नहीं बोलेंगे राहुल खड़े हो जाओ, राहुल स्लो लर्नर खड़े हो जाओ, अंकिता स्लो लर्नर खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। आपको लेबलिंग या बुलिंग बच्चों के खिलाफ जो है नहीं करनी है, क्योंकि इसे आप करेंगे तो फिर दूसरे बच्चे भी करेंगे और ये चीजें फिर बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वो मतलब वही वाली बात है, हीन भावना उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो सेग्रीगेशन नहीं करना है। और उसके बाद ये है कि जो बच्चे रेमिडिएशन है, ठीक है, सिर्फ उनको पहचानने की जरूरत नहीं है। आप रेमिडिएशन प्रोसेस कहा ना कि बहुत ही लिमिटेड है ना, इन्होंने कहा स्पेसिफिक है और स्पेशल प्रोग्राम है ये, ठीक है। इसको वहीं तक आपको लिमिटेड रखना है। ये नहीं कि आप क्लास में जब चाहे आप रेमिडिएशन खड़े ले रहे हैं। इससे भी क्या होगा कि बच्चे पहचान जाएंगे, हाँ भाई टीचर बार बार इन बच्चों को पकड़ रही है और ये बच्चे जो है नालायक हैं। वो एक मतलब थिंकिंग बना लेते हैं बच्चे भी, इससे बुलिंग की चीजें हो जाती हैं, है ना। और मतलब ये मानता है एनसीएफ कि आप ये रेमिडिएशन प्रोसेस है ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग कर सकते हैं। सपोज आप फॉर्मेटिव असेसमेंट से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि टीचर को ना थोड़ी सी भनक पड़ जाती है कि हाँ भाई ठीक है इस बच्चे को जरूरत है, तो आप क्लास में ही इंडिविजुअल अटेंशन दे दीजिए वहीं पर, है ना, बजाय कि पूरे क्लास में अनाउंस करने के कि हाँ भाई ये रेमिडिएशन टीचिंग होगी। तो मतलब ये कहना है कि इसको थोड़ा आपको लिमिटेड अपने तक रखना है रेमिडिएशन को, टीचर को, ठीक है। ये नहीं सोचना कि हाँ ठीक है भाई पूरी क्लास में हम अनाउंस करेंगे पहले कि ऐसे रेमिडिएशन होगा फिर अलग से क्लासेस लेंगे, ऐसे नहीं। कहता है कि आप मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देकर आप रेमिडिएशन करा दीजिए, ठीक है।
अब जरा बात कर लेते हैं कॉम्पिटेंसीज की, दक्षताओं की। ठीक है, ये केवीएस में तो बहुत चल रहा है, मतलब केवीएस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही टेस्ट होते हैं 1st to 5th तो बिल्कुल। तो ये एक अटेम्प्ट है टू शिफ्ट द फोकस ऑफ टीचिंग इन रिलेटेड असेसमेंट अवे फ्रॉम सुपरफिशियल टेक्स्ट बुक बेस्ड फैक्चुअल कंटेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारा तथ्यात्मक कंटेंट होता है उससे हम थोड़ा सा अलग हो जाएं, उसको थोड़ा छोड़ के एक मतलब टीचिंग रिलेटेड जो असेसमेंट है, जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा अलग करें टेक्स्ट बुक से और थोड़ा चाइल्ड सेंटर्ड पर आए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पर आए, ये कॉम्पिटेंसीज होती हैं। अब आप कहेंगे कॉम्पिटेंसी होती क्या है? देखो मैं आपको समझाऊंगी एक बार इसको। सपोज इंग्लिश का है, लैंग्वेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज में आपको पता है कि LSRW दीज आर द कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिर स्पेलिंग भी हो सकती है, मतलब वर्तनी जो है वो भी आपकी कॉम्पिटेंसी है। फिर हैंड राइटिंग कैसी है, ये भी एक कॉम्पिटेंसी होती है। तो लैंग्वेज में हम इस तरह की कॉम्पिटेंसीज का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने लिसनिंग करनी है, ठीक है, तो लिसनिंग में आपने पैराग्राफ दे दिया बच्चे को। ठीक है, या फिर लिसनिंग जो है आप क्लास में भी कर सकते हैं। आप क्लास में एक स्टोरी सुना सकते हैं बच्चे को, उसके बाद आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि मेन कैरेक्टर कौन था, बताओ बेटा ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा। तो ये लिसनिंग का आप वहीं पर इवेल्युएशन कर दीजिए, इसके लिए आपको पेन पेपर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब ये कॉम्पिटेंसी होगी और इसमें भी ग्रेड दीजिए, ये भी बच्चे का असेसमेंट का प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं है, देखो हम क्या करते हैं, पेन पेपर टेस्ट है वही हम असेसमेंट मानते हैं। हम लिसनिंग जैसे स्किल्स को कभी सोचते नहीं कि ये असेसमेंट का पार्ट भी है। हमने कभी कोशिश करी है, मतलब पहले हमने देखा है कभी किसी टीचर को कि भाई कहानी सुना रहे हैं, उसके बाद कहानी में से क्वेश्चन कुछ पूछ लिया और उसके बाद जो इसी के बेस पर आपको नंबर लग गए? बहुत कम होता था ऐसे। ठीक है, अब अगर मैथ्स की बात करूं तो एक होती है नॉलेज, एक होता है कॉम्प्रीहेंशन, एक होती है एबिलिटी टू कंप्यूट, यानी कि जोड़ने की कितनी आपकी क्षमता है, और एक कॉम्पिटेंसी और थी जो केवी में होती थी, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एबिलिटी टू कंप्यूट तो होती थी, है ना। मुझे 1 साल हो गया केवीएस को छोड़े हुए, तो मतलब इतना भी ध्यान नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ये थी। और अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स करके कुछ था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है आपकी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, पहले उसमें हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस देते थे जो फैक्चुअल होते थे, 1 वर्ड होते थे। फिर हम कॉम्प्रीहेंशन देते थे, है ना, कुछ मतलब मैथ्स का पेपर ऐसे डिजाइन करते थे। फिर हम क्या करते थे कि एबिलिटी टू कंप्यूट, अब यहाँ पे सिर्फ कंप्यूट करने वाली चीजें होती थी जहां पर कैलकुलेशंस हो। फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में ऐसी प्रॉब्लम देते थे बच्चों को जिसमें बच्चे थोड़ा अपना दिमाग भी लगा पाए, खुद से प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंसीज होती हैं स्पेशली। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉम्पिटेंसी समझ में आ गई होंगी। ईवीएस में आपकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी? ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन हो सकती है, वो आपकी कॉम्पिटेंसी हो सकती है ईवीएस में। अब देखिए डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, कि आपको कैसे डिजाइन करना है और किस तरह से असेसमेंट प्रोसेस जो है उसको कंडक्ट करना है क्लास में, इसके बारे में बात है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या चीज है कि आपका जो असेसमेंट और एग्जामिनेशन प्रोसेस है ना, वो क्रेडिबल होना चाहिए और वो आपका वैलिड वे ऑफ गॉजिंग लर्निंग, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो लर्निंग को मतलब अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि बस आपने ऊपर से कर दिया, हो गया असेसमेंट। ये डिजाइन कैसे करना है आपको, प्रोसेस आपको अपनी क्लास में कंडक्ट कैसे करना है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें आप ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा रखिए बजाय कि क्लोज एंडेड के। मतलब एनसीएफ कहता है कि भाई ओपन एंडेड रखेंगे और थोड़े से चैलेंजिंग रखेंगे तो बच्चे को थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता है इन चीजों से। अगर आप ऐसे क्वेश्चन रख देंगे जो बिल्कुल ही आसान होंगे तो बच्चों के लिए मुश्किल होंगे। फिर आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी क्लास में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट की नीड्स को कैटर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रख दिए तो भाई जो 2, 4, 5 गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बेचारे स्लो लर्नर हैं या जो एवरेज है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो आपको एक थोड़ा सा रेंज अपने क्वेश्चन की अकॉर्डिंगली रखनी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको ज्यादा इसलिए पूछने हैं क्योंकि उससे बच्चे की जो क्रिएटिव लेवल है वो ज्यादा अच्छा होगा, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। जब वो ओपन एंडेड क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो अपनी थिंकिंग का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ओपन बुक एग्जामिनेशन। एनसीएफ कहता है कि आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन पे फोकस करना चाहिए क्योंकि एक ऐसी चीज है जहां पे बच्चा खुद से ट्राई करेगा। जब हम एग्जामिनेशन में लिखते हैं ना, आंसर लिखते हैं अपने मन से, एक तो होता है बच्चे कुछ मन से लिखते हैं लेकिन मोस्टली बच्चे रट के लिखते हैं। मतलब ठीक है कि अब बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये क्वेश्चन रट लो, ये 4 नंबर का तो आना ही आना है, ये 5 नंबर का आना ही आना है। तो कहते हैं कि नहीं, आप छोड़ना इन चीजों को, आप ओपन बुक एग्जामिनेशन दो। ठीक है, फिर देखो कि बच्चा कितना सीख पा रहा है। जब वो ओपन बुक एग्जामिनेशन में आंसर ढूंढेगा ना, तब देखना उसकी जो लर्निंग होगी वो ज्यादा बेटर होगी। तो ये कहना है एनसीएफ का।
और आजकल हो भी रहे हैं, 9th-10th में ओपन बुक एग्जामिनेशन आते हैं। फिर कंपटीशन जो है मोटिवेटिंग तो है, एनसीएफ कहता है कि कंपटीशन जो है वो हेल्दी रखो, लेकिन ये मोटिवेटिंग भी है, लेकिन ये एक्सट्रिंसिक है, मतलब ये बाहरी है, आंतरिक रूप से प्रेरणा नहीं देता है बच्चे को। बाहरी रूप से दी गई प्रेरणा एक टाइम तक खत्म हो जाती है, लेकिन जो आंतरिक रूप से प्रेरणा मिलती है वो हमेशा रहती है, लाइफ टाइम तक रहती है, ठीक है। और ये कहते हैं कि कंपटीशन का जो है बहुत ही नेगेटिव साइड भी है इसकी, मतलब ये नेगेटिविटी भी फैलाता है, क्लास में बच्चों के बीच बुलिंग होती है, जो भी होता है ये सब चीजें वो प्रमोट करता है। फिर एनसीएफ कहता है कि आपको रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है तो करो ही मत कि ये बच्चा फर्स्ट आया, ये बच्चा सेकंड आया, ठीक है आप फीडबैक दे सकते हो ना, इन्होंने बहुत अच्छा किया है इसलिए हम इनको प्रेज करेंगे कि क्लैपिंग बजा दी, आपने कुछ थोड़ा सा प्राइज दे दिया, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि नहीं भाई ये बच्चा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और मतलब बाकी बच्चे फेल हो गए हैं, या इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है, आपको रैंकिंग नहीं करनी है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब इसमें एनसीएफ ये भी कहता है कि इसके लिए पहले टीचर्स को थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा, टीचर्स को थोड़ी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए कि उनको कंपटीशन वाली चीजें नहीं करनी है, ठीक है। और मतलब यही है कि सारे क्वेश्चन पेपर जो है इस तरह से बनाइए आप कि मतलब वो हर तरह के बच्चे के एक्सपीरियंस को कैटर कर सके, ठीक है, मतलब बात ये कहने की है। ओके, तो ये था इसमें डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसेस में, मतलब वही है, सब कुछ चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड पर ही फोकस रखना है। अब बात आती है सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक की, तो बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो तो अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर पाए, ठीक है, और फीडबैक तो आप उनको देंगे ही। करेक्शन शुड बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स। एनसीएफ कहता है कि आप अगर बच्चे के प्रेजेंस में करेक्शन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, हालांकि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी निकल कर आते हैं, बट प्रोवाइड फीडबैक ऑन द आंसर्स दे गेट राइट और रॉन्ग एंड वाई, मतलब उनको ये भी बताइए कि उन्होंने अगर गलत किया है तो क्यों किया है, ठीक है। देखो गलत हम कई बार कहते हैं, हम ये क्रॉस का साइन लगा देते हैं, तो एनसीएफ कहता है नहीं आप डायरेक्ट क्रॉस मत लगाइए, जैसे आपने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये मुझे समझ में नहीं आया अपनी तरफ से, फिर आपने 2-3 लाइनें यहाँ पर रख दी, तो ये होता है कि आपने पॉजिटिव रिव्यू दे दिया बच्चे को, ठीक है बेटा ये मुझे समझ में नहीं आया है, क्या है आप मुझे समझा भी सकते हो, ठीक है, बजाय कि इसको पूरा ऐसे करके काटने के। तो एनसीएफ कहता है कि आप पॉजिटिव फीडबैक दो। फिर कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इसकी मैंने बात करी थी आपसे पहले, है ना, ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। तो वही है कि रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबर मार्क स्टेटमेंट ना दिखाती हो, पूरा व्यू देती हो, ठीक है। ये बच्चा कम्युनिकेशन में कैसा था, लिसनिंग स्किल्स कैसी थी, क्या स्टोरी पढ़ पा रहा था कि नहीं पढ़ पा रहा था, ठीक है, क्या मतलब जो हम पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन कर पा रहा था कि नहीं कर पा रहा था, मतलब ये रिपोर्ट कार्ड डिजाइन वाली बात है, ये खैर टीचर के हाथ में नहीं होती है, ये तो बाहर से ही होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या कहता है ये असेसमेंट डिफरेंट स्टेजेस पर किस तरह से होना चाहिए। तो ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो थी, ये मतलब नर्सरी टीचर्स के लिए होता है, और फिर क्लास 1 और 2, ठीक है, क्लास 1 और 2 जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। तो असेसमेंट जो है ऑब्जर्वेशन पर होना चाहिए, एवरीडे इंटरेक्शन से, ठीक है। क्लास 1 और 2 में दे शुड नॉट बी एनी फॉर्म ऑफ टेस्ट। क्लास 1 और 2 में कोई टेस्ट नहीं होगा, ना ओरल होगा ना रिटन होगा, आपको सिर्फ एवरीडे ऑब्जर्वेशन करनी है, इंटरेक्शन करनी है, आपने बच्चे में क्या देखा, बच्चों को एक्टिविटी आपने कराई, उसके थ्रू आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्लास 1 और 2। अब 3rd to 8th की बात करेंगे क्योंकि ये पूरा एलिमेंट्री कवर करता है, तो इसमें ऑब्जर्वेशंस भी होंगी, ओरल और रिटन टेस्ट भी होंगे, जिसमें आपके यूटी हो जाते हैं, यूनिट टेस्ट हो गए, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, समेटिव असेसमेंट हो गया। फिर ग्रेड या मार्क्स जो है वो क्वालिटेटिव जजमेंट के साथ होने चाहिए, वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट ग्रेड दे दिया, आपने कुछ भी कमेंट नहीं किया। आपको याद होगा रिपोर्ट कार्ड में हमेशा एक सेक्शन होता है कमेंट के लिए, उसमें हम गुड, वेरी गुड, बेस्ट ये लिख देते हैं, लेकिन एनसीएफ कहता है कि आप उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाइए, आप बच्चे का कुछ ऐसा पॉजिटिव एरिया लिखे जहां वो बहुत अच्छा है, मतलब उन चीजों को दर्शाए तो बच्चा थोड़ा सा खुशी महसूस करता है उस चीज में। सेल्फ इवैल्यूएशन होगा 5वीं क्लास से, ठीक है, 5वीं क्लास से आप बच्चों को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे कि बच्चे खुद अपनी लर्निंग को देख पाए कि हम कितना सीख पा रहे हैं, हम कितना बेटर कर पा रहे हैं, ठीक है। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट 2 में कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ना ओरल ना रिटन, ठीक है। उनका जो असेसमेंट होगा वो एवरीडे इंटरेक्शन के थ्रू होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। इंपॉर्टेंट तो क्या कहूंगी मैं, देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारे सब्जेक्ट एरियाज कवर कराए थे कि मैथ्स में कैसे होना चाहिए, सोशल साइंस में कैसा होना चाहिए, साइंस में कैसा होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें थी, ठीक है। अब हमारा जो कोर्स स्कॉलस्टिक एरिया आता है, ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो इस चैप्टर में दी हुई हैं। जैसे आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक टीचर अपना सकता है ना, वही हम चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। कैसे आप गेम स्पोर्ट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं, कैसे मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, ये सब चीजें की बात हुई है इसमें, ठीक है। उसके बाद वर्क एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें हमारा वर्क एक्सपीरियंस आता है, मतलब हम चीजों को करके सीखते हैं ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर होती है। तो इसके बारे में एनसीएफ में बताया गया है, मतलब बहुत डिटेल में है, लेकिन वही है, ये चीजें थोड़ी सी ईजी है, इसलिए मुझे नहीं लगा कि मैं इनका ज्यादा लंबा खींचूं। फिर एजुकेशन एंड पीस की
बात की गई है, शांति शिक्षा की बात कही है कि एजुकेशन फॉर पीस, कि एजुकेशन हमें पीस के लिए चाहिए, हमें शांति के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। जो गांधी जी कहते थे ना कि नॉन वायलेंस वाली पॉलिसीज हैं ये हमें अपनानी चाहिए। तो ये सब हम बच्चों में कैसे बढ़ावा देंगे, जैसे हम अपने कल्चरल जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको स्कूल्स में मनाएं, सबके साथ मिलकर मनाएं, है ना। मतलब वैसे तो नेशनल हॉलीडेज होते हैं, लेकिन इसमें एनसीएफ कहता है कि आप नेशनल हॉलीडेज क्यों रखते हो। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि दिवाली है, सपोज दिवाली की छुट्टी ना होकर सब लोग स्कूल में मिलकर मनाएं, है ना, पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि ये गस्टेड छुट्टियां होती हैं जो भी हैं, ठीक है। और मतलब फिल्म दिखाएं बच्चों को, वीडियो के थ्रू सिखाएं, मतलब क्लब सेटअप करें कुछ ऐसे, एक इको क्लब हो गया, ये पीस क्लब हो गया, इस तरह से आप क्लब एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो ये सब आपको करना बेटर होगा, मतलब इससे आप मोरल एथिकल वैल्यूज भी उसमें जाएंगी। फिर हैबिटेट एंड लर्निंग के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो जहां पर मतलब हैबिटेट क्या होता है, जहां पर कोई भी रहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी, तो हैबिटेट हो गया। फिर वहां लर्निंग कैसे होती है उसके थ्रू वो बताया गया है, क्योंकि लर्निंग जो है वो हर स्पीशीज में, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, हर जगह पे इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग तो हर कोई करता है, कोई मतलब चाह कर करता है, कोई बिना चाहे भी कर जाता है। तो वो सब चीजों, उन चीजों की बात है, ठीक है। बस यही कुछ चीजें हैं। और ईसीसी के बारे में भी दिया हुआ है, जो नर्सरी टीचर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ईसीसीई, इसके बारे में भी एक मतलब डिटेल दिया गया है, लेकिन पीआरटी इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने कवर नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इसमें बताई गई हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन को भी कवर किया गया है थोड़ा सा, कि जो भी है कैसे कैसे आप पढ़ाएंगे। तो वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वही कहूंगी कि थोड़ी चाइल्ड सेंटर्ड चीजें होती है ना, वही सब आपको दिमाग में लेकर उन्हीं के थ्रू आपको आंसर करना है। तो ये थोड़ी सी वैसी चीजें हैं जो आप सबको पता होंगी, तो इसलिए मैंने इनको सबको डिटेल में नहीं कराया, ओके। तो पता है आप सबको चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी चाहिए, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाओ चीजों को, टेक्स्ट बुक सेंटर मत रहो, इस तरह की चीजें हैं, ओके। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एनसीएफ की, और मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी कि आपको क्वेश्चंस कुछ कराऊं। जितनी भी मैंने वीडियो अब तक कवर करी है उनके बेस पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। एनसीएफ के जब दूंगी एक सीरीज, देखती हूँ टाइम लगेगा जैसे ही, तो आपको एक बना कर दूंगी, ओके। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो वीडियोस को जरूर देखें, सारी वीडियोस को, ताकि आपकी एक ना समझ बन जाएगी इससे कि हाँ भाई एनसीएफ जो डॉक्यूमेंट है मोटा मोटा इस तरीके से बात करता है। तो कोई भी क्वेश्चन कल को आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। आपको ये नहीं होगा कि हाँ भी पता नहीं है, ओके। एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।